रातें नूर के दिन जैसे बर्फ की तहों में दबकर सो गए थे। कभी इस इलाके में सुबह चहचहाते परिंदों, पानी की छलकती नहरों और रंगों से भरे बाजारों के साथ जागती थीं, मगर अब शहर का रंग बर्फानी सफ़ेद था। घरों की छतें झुक चुकी थीं, गलियां खाली थीं और लोग लकड़ी की बचत करने के लिए घरों में लिपटे बैठे रहते थे। बर्फ की इस लंबी कैद ने सबके चेहरों से मुस्कुराहटें छीन ली थीं और दिलों में बेचैनी सुलगती रहती थी। महल के बड़े दरवाजों पर लटकते सुनहरी पर्दे भी हवा में सर्दी से सुकड़कर बेजान लगते। महल के अंदर बड़े हाल में आग जलती रहती, मगर इसकी गर्मी भी जैसे दीवारों से टकराकर वापस लौट जाती। बादशाह इरशाद अपने शाही बिस्तर पर नींद दराज रहते। उनके कमर के जख्म ने उन्हें ऐसे जकड़ लिया था जैसे कोई बर्फ का हाथ उनकी हड्डियों को पकड़े बैठा हो। वो चाह कर भी तलवार नहीं उठा सकते थे। उनके अंदर वही दुख बढ़ रहा था कि सल्तनत मुसीबत में है और वो खुद बेबस। एक शाम बादशाह चुपचाप अपनी खिड़की के पास बैठे बर्फ गिरते देख रहे थे। मलिका वाइजा ने शाल उनके कंधों पर डाली और नरमी से कहा, आप इतने खामोश क्यों हैं? कुछ तो कहें। बादशाह की आंखों में थकी हुई सुर्खी उभरी। कांटे की तरह दिल में एक बात चुभ रही है। मैं अपनी रया की हिफाजत ना कर सकने के खौफ में जकड़ा हुआ हूँ। लोग भूख से ना मर जाएं, सर्दी से ना मर जाएं, ये फिक्र नींद नहीं आने देती। और सबसे ज्यादा दर्द ये है कि मैं बाहर जा भी नहीं सकता। एक हुक्मरान का दिल तभी मुतमईन रहता है जब वो खुद अपनी लोगों की दरमियान खड़ा हो। शहजादी शाइना करीब खड़ी थी और उसे बाप की बात सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने आगे बढ़कर उनका हाथ थामा। अब्बा हुजूर, ताकत सिर्फ हाथों की नहीं होती, नियत की भी होती है। आपकी नियत पाक है, अल्लाह आपको रास्ता जरूर दिखाएगा। बादशाह ने बेटी के माथे पर हाथ रखा, मगर उनके चेहरे पर परेशानी फिर भी कायम रही। इसी दौरान शहर के लोग भी सर्दी से टूट रहे थे। लकड़ी नायाब हो चुकी थी। कुछ लोग दूर दराज जंगलों तक जाने की कोशिश करते, मगर बर्फानी तूफान उन्हें वापस धकेल देते। इस सूरत हाल में महल का मशीर राल्फ बार बार खुद को जरूरी साबित करने की कोशिश करता। वो बादशाह को बताता रहता कि हालात बहुत खराब हैं और वही वो शख्स है जो कुछ कर सकता है। एक दिन राल्फ ने कहा, बादशाह सलामत, हमें फौरी ऐसा आदमी चाहिए जो बर्फ में जाकर लकड़ी भी लाए और लोगों के घरों तक पहुंचाए। मैं किसी को तलाश करता हूँ जो मजबूत और वफादार हो। बादशाह ने सर हिलाया। जाओ, मगर याद रखो, हमें वो शख्स चाहिए जो सच्चाई में मजबूत हो, धोखे में नहीं। राल्फ बाहर निकला, मगर उसके दिल में एक और ही खेल चल रहा था। वो चाहता था कि बादशाह उस पर ज्यादा इन्हिसार करें और जिसे वो महल लाए वो शख्स भी उसी का ताबे रहे। गांव के किनारे उसे हारिस मिला। हारिस एक लकड़ी काटने वाला नौजवान था जिसकी उंगलियां सर्दी में फट चुकी थीं, मगर उसके चेहरे में मेहनत की चमक थी। राल्फ ने उसे मीठे अल्फाज में लालच देकर महल ले आया, मगर पहली बार बादशाह के सख्त सवालों पर हारिस घबरा गया और बादशाह ने उसे वापस भेजने का हुक्म दिया। हारिस दिल शिकस्ता होकर वापस चला गया। राल्फ के लिए ये शिकस्त थी। उसे लगा अगर हारिस वापस गया तो वो उस पर कंट्रोल नहीं रख सकेगा। वो फौरन उसके पीछे दौड़ा और उसे मीठी बातों से बहलाकर दूसरी बार महल ले आया। शाही राहदारी में जब शाइना ने उन्हें दोबारा देखा तो हैरान हुई। हारिस के चेहरे पर मायूसी थी, मगर आंखों में भोला सा एतमाद बाकी था। शाइना ने उससे सब पूछा और हालात का अंदाजा कर लिया। वो उसे महल के अंदर ले आई। बादशाह ने इस बार उसकी मेहनत को देखते हुए उसे काम सौंप दिया। दिन गुजरते गए। हारिस ने साबित कर दिया कि वो ईमानदार और मेहनती है। लोग उसकी तारीफ करने लगे। शाइना ने उसे दूर से देखा तो खुश हुई कि एक आम इंसान भी सल्तनत में रोशनी बन सकता है। रालिफ को ये बात बर्दाश्त ना हुई। हसद उसके दिल में ठंडी आग की तरह जलने लगा। उसे लगा कि हारिस की इज्जत बढ़ने से उसका अपना असर घट जाएगा। इसी हसद में उसने रात के वक्त गोदाम में लकड़ियों का हिसाब बिगाड़ा और सुबह इल्जाम लगा दिया कि हारिस ने लकड़ियां चोरी की हैं। शहजादी शाइना ने जब लकड़ियों पे नई और पुरानी बर्फ के निशानात देखे और राल्फ के कदमों के निशानात भी मालूम किए तो उसकी चाल पकड़ी गई। वो गुस्से में नहीं बोली बल्कि ठहर कर बोली, रालिफ, अगर तुमने किसी बेकसूर पर इल्जाम लगाया है तो तुम्हारे इस जुल्म का बोझ आसमान भी बर्दाश्त नहीं करेगा। राल्फ घबरा गया। उसने फौरन बात को पलटने की कोशिश की
और जल्दी से बोल उठा, शहजादी, शायद आपको हकीकत का इल्म नहीं। मैंने लकड़ियों का हिसाब इसलिए बदला था कि मुझे डर था हारिस कहीं उस जगह ना चला जाए जहां खतरा रहता है। मैंने ये सब अपनी हिफाजत के लिए नहीं, आप सबकी हिफाजत के लिए किया है। शायद आपने चरचराते कुएं की असल कहानी नहीं सुनी, मैं आपको बताता हूँ। इतना कहकर वो बगैर रुके कहानी सुनाने लगा। एक ऐसी कहानी जो वो अपनी सफाई के लिए, अपने झूठ को मजबूत दिखाने के लिए बयान कर रहा था। निशाते नूर के पुराने हिस्से में गहरा कुआं था, ऐसा कुआं जिसकी दीवारों पर नमी हमेशा जमे रहती थी और नीचे पानी की सतह पर आसमान का अक्स कांपता था। इस कुएं में एक छोटा सा इंसानी गिरोह रहता था। वो लोग ना बाहर की दुनिया देखते थे, ना बर्फ, ना धूप, ना पहाड़, बस कुएं की तंग सी दुनिया ही उनकी पूरी जिंदगी थी। इस गिरोह का सरबराह राफे था। वो नरम दिल और इंसाफ पसंद था, मगर उसके रिश्तेदार हमेशा झगड़ते रहते। कोई कहता वो फैसला ठीक नहीं करता, कोई कहता वो बहुत नरम है, कोई तंज करता कि वो कमजोर बादशाह है। राफे इन सब बातों से अंदर ही अंदर टूट रहा था, मगर कुएं के अंदर रहकर वो कर भी क्या सकता था। बाहर का रास्ता तंग था और नीचे पानी गहरा। एक रात जब राफे बहुत दुखी था, वो कुएं के किनारे आ बैठा। उसने ऊपर आसमान को देखा जो दूर था मगर फिर भी दिल को सुकून देता था। तब उसे एक सरसराहट सुनाई दी। कुएं के दहाने पर नमी में लिपटा हुआ जिस्म, एक बूढ़ा, भूखा, जहरीला सांप पड़ा था। उसकी आंखें भूख से लाल थीं और हरकत कमजोर, जैसे वो आखिरी सांसों पर हो। सांप ने राफे को देखकर सर उठाया। तुम कौन हो? यहाँ क्यों बैठे हो? राफे ने थके हुए दिल की सच्चाई से कहा, मैं इस कुएं का सरबराह हूँ, मगर अपने ही लोगों का सताया हुआ। हर रोज ताने, हर रोज झगड़े, मैं थक गया हूँ। तुम अगर चाहो तो मेरे साथ दोस्ती कर लो। तुम कुएं में आ जाओ, मैं तुम्हें सिर्फ उन लोगों के नाम बताऊंगा जिन्होंने मुझे तकलीफ दी है। तुम सिर्फ उन्हें खाना, मेरे अच्छे लोगों को हाथ ना लगाना। सांप हैरान रह गया। मेरे और तुम्हारे दरमियान दोस्ती? मैं जहरीला हूँ, तुम कमजोर हो, हम इकट्ठा कैसे रह सकते हैं? राफे ने कहा, दोस्ती मौत से नहीं बनती, भूख और जरूरत से बनती है। तुम भूखे हो, मैं थका हुआ हूँ, हम एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं। तुम बस उन लोगों को खत्म कर देना जो मुझे सताते हैं, बाकी सब महफूज रहेंगे। बूढ़ा सांप बरसों का भूखा था। उसने सोचा, अगर इस कुएं में गया तो शायद कुछ दिन जी लूंगा। बिलाखिर सांप राफे की शर्त पर राजी हो गया। सुबह जब सब जागे तो उन्होंने देखा कि कुएं के अंदर एक बड़ा जहरीला सांप घूम रहा है। वो चीखे भागे, मगर राफे ने हाथ उठाकर कहा, ये तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ये सिर्फ इंसाफ करेगा। और फिर राफे एक एक करके उन रिश्तेदारों के नाम बताने लगा जिन्होंने उसे सालों से तंग किया था। सांप ने सबको खा लिया। राफे को पहली बार सुकून मिला। कुएं में पहली बार शोर खत्म हुआ। कोई झगड़ा नहीं, कोई ताना नहीं। वो खुद को जीता हुआ महसूस करने लगा। मगर कुछ दिन बाद सांप उसके सामने आकर बोला, अब वो सब खत्म हो गए जिन्हें तूने बताया था, मगर मेरी भूख बाकी है। मुझे और लोगों के नाम बता, वरना मैं खुद ही ढूंढ लूंगा। राफे का दिल दहल गया। मगर अब सिर्फ अच्छे लोग बचे हैं, मैं इन्हें कैसे दे दूं? सांप के चेहरे पर काला सा साया आया। तूने मुझे यहाँ बुलाया है, मुझे कैद भी किया है, मुझे खाना देना तेरे जिम्मे है। भूख किसी का लिहाज नहीं करती। अगर तूने मुझे खुराक ना दी तो मैं खुद तलाश कर लूंगा। और फिर वो हुआ जिसका राफे ने कभी सोचा भी ना था। सांप ने एक एक करके राफे के अच्छे लोगों को खाना शुरू कर दिया। उसके दोस्त, उसके मददगार, हत्ता कि उसका अपना बेटा, सब इस भूखे सांप का शिकार हो गए। कुआं फिर से सन्नाटे में डूब गया, मगर इस बार ये सन्नाटे डर का था, मौत का था। आखिर में सिर्फ राफे बच गया। वो खौफ और पछतावे के मारे कांप रहा था। सांप उसके सामने आया और कहा, अब तू ही रह गया है, तू मुझे कब खिलाएगा? राफे ने हिम्मत जमा की और कहा, मुझे कुएं से बाहर जाने दो, मैं दूसरे कुओं से लोगों को ले आऊंगा, तुम कभी भूखे नहीं रहोगे।
सांप लालच में आ गया। ठीक है, जाओ, मगर जल्द लौटना। राफे कुएं से निकल गया और जिंदगी भर वापस ना आया। सांप ने कई दिन इंतजार किया, फिर हफ्ते गुजरे, फिर महीने। वो अकेला था, भूखा था, कमजोर होता गया। उसने कुएं की दीवार के साथ रहने वाली छोटी छिपकली से कहा, मुझे राफे को पैगाम देना है, बताओ कि मैं उसका दोस्त हूँ, वो क्यों वापस नहीं आता। छिपकली ने पैगाम पहुंचाया तो राफे ने कहा, उसे बता दो कि भूख से बड़ा कोई दुश्मन नहीं होता, और जो दुश्मन को खुद घर बुलाए वो आखिर उसी दुश्मन का शिकार बनता है। मैं कभी वापस नहीं आऊंगा। जब पैगाम वापस पहुंचा तब तक सांप आखिरी सांसों पर था। कुएं में कोई बाकी न रहा था। भूख ने आखिर उसे भी खत्म कर दिया और कुआं, वो चरचराता कुआं, हमेशा के लिए खाली हो गया। राल्फ ने कहानी खत्म की और अपनी आवाज नरम करके बोला, शहजादी, मैं नहीं चाहता था कि हारिस इस कुएं के करीब जाए। वो जगह वही गलतियों की गूंज है। मैंने ये सब आपके लिए किया। उसने बात पूरी भी नहीं की थी कि शाइना के चेहरे पर एक खामोश सख्ती उभरी। राल्फ, वो आहिस्ता मगर मजबूत लहजे में बोली, ये कहानी तुम अपने बारे में सुना रहे हो। तुम वही सांप हो जो दूसरों की सादगी, भरोसे और नरमी का फायदा उठाता है, और तुम्हारी भूख वो ताकत की भूख है जिसके सामने तुम अच्छे लोगों को भी कुर्बान करने पर तैयार हो जाते। बादशाह ने रॉल्फ को सजा दी। उसे महल से दूर भेज दिया गया ताकि वो समझ सके कि ताकत और चालाकी कभी खैर नहीं लाती। अब कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। रॉल्फ के जाने के बाद कुछ दिनों तक मौसम बेहतर हुआ, मगर फिर अचानक बर्फ दुगनी शिद्दत से होने लगी। हवा ऐसी ठंडी हुई कि दरवाजे तक जम गए। मलका वाइजा के चेहरे पर फिर परेशानी आ गई और लोग कहने लगे, शायद वो बर्फानी रीछ वापस आ गया है। ये खबर महल तक पहुंची और बादशाह अरशाद ने गहरी सांस ली। वो रीछ अगर फिर आया तो सल्तनत को बड़ा नुकसान पहुंचेगा, मगर मैं अब भी लड़ नहीं सकता। शाइना को लगा जैसे दिल में छुरी चली हो। उसके अंदर एक उजाला सा भड़का। अब्बा, अगर आप नहीं जा सकते तो मैं जाऊंगी। मलका घबरा गईं। बेटी, ये बर्फानी रीछ मामूली नहीं, वो जादूज़दा है। शाइना ने अंगूठी थामी जो उसे बचपन में एक नूरी परी ने दी थी। अम्मी, जब नीयत सच्ची हो तो रास्ता अल्लाह दिखाता है, मुझे इजाज़त दें। बादशाह ने बेटी को देखा, फिर उनकी आंखों में वो रोशनी देखी जो सालों से देखे बगैर रह गए थे। जाओ, मगर हारिस को साथ ले जाओ, वो मेहनती भी है और सच्चा भी। शाइना, हारिस और चंद सिपाही जंगल की तरफ निकले। बर्फ उनके कदमों को ढांपती जाती। हवा में सर्दी चीख रही थी, मगर शाइना के कदम मजबूत थे। पहाड़ के दामन में एक खामोश झील थी। झील के पार एक पुरानी गार थी जिसका दिहाना बर्फ के सुतूनों से बंद सा था। वहीं अंदर से एक गरजदार आवाज आई, ऐसी आवाज जो जमीन तक को हिला दे। हारिस ने तलवार मजबूती से थामते हुए कहा, शहजादी, वो यहीं है। धुंध के अंदर से बड़ा सा जिस्म नमूदार हुआ। बर्फानी रीछ आज पहले से कहीं ज्यादा बड़ा लग रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा कम और दर्द ज्यादा था। वो गुस्से से गरजा, मगर चेहरे पर थकन थी। शाइना ने हैरत से कहा, ये जख्मी है। हारिस ने देखा, शहजादी, इसके पाँव में गहरा जख्म है। शायद इसी गार में फंसा रह गया था और दर्द की वजह से लोगों पर हमले कर रहा था। शाइना आगे बढ़ी। हारिस ने उसे रोकना चाहा, मगर वो बोली, अगर दिल में खौफ रखूं तो कभी इसका इलाज न कर सकूंगी। वो आहिस्ता आहिस्ता रीछ के करीब पहुंची। रीछ वराड़ा, मगर उसने हमला नहीं किया, जैसे कोई उस दर्द से लड़ते लड़ते थक गया हो। शाइना ने तस्बीह के लफ्ज पढ़ते हुए कहा, अल्लाह पाक इस जानवर को सुकून दे, ये भी तेरी मखलूक है, इसके दिल का जख्म भी भर दे। जैसे ही उसने अंगूठी पुकारी, एक हल्की सी गर्म रोशनी उसके हाथों से फूटी। वो रोशनी रीछ के बदन पर पड़ी। उसके जख्मों से भाप सी उठने लगी। फिर आहिस्ता आहिस्ता बर्फ के जर्रात टूटकर गिरने लगे। रीछ ने आंखें बंद की और पहली बार एक नरम आवाज निकली, जैसे उसने बरसों बाद सुकून महसूस किया हो। हारिस ने हैरत से कहा, शहजादी, आपने इसे बचा लिया। शाइना ने मुस्कुराकर कहा, कभी कभी दुश्मन नहीं, उसका दर्द असल खतरा होता है। अगर दर्द को दूर कर दिया जाए तो दुश्मन भी दोस्त बन सकता है। रीछ उठकर शाइना के सामने झुका,
जैसे वफादारी की कसम दे रहा हो। शाइना ने उसे जंगल के ऐसे हिस्से तक पहुंचाया जहां उसके लिए खुराक और जगह मौजूद थी। बर्फ कम होने लगी, दरख्तों में हल्की हरियाली वापस आने लगी, जैसे मौसम ने शुक्र अदा किया हो। वापसी पर शहजादी और हारिस को लोगों ने सलाम किया। बादशाह इरशाद ने बेटी को सीने से लगा लिया। बेटी, आज तुमने सिर्फ एक जंगल नहीं बचाया, लोगों के दिलों में उम्मीद भी वापस रखी है। हारिस को बादशाह ने महल में एक इज्जत भरा मकाम दिया। वो अब रौल्फ की जगह मशीर नहीं बल्कि अमानतदार मददगार बन चुका था। दिन गुजरते गए, बर्फ पिघलती गई और सल्तनत निशाते नूर में जिंदगी का रंग दोबारा बिखरने लगा। शहजादी शाइना हर रात सितारों को देखकर सोचती थी, इंसान की असल ताकत उसकी नरमी और इंसाफ है। जब दिल सच्चाई से भर जाए तो रींच भी बदल जाता है, मौसम भी और तकदीर